हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ मैनियक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां आपको मिलता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज यूपीएससी, डिफेंस एंड एसएससी। मैं हूं यतेंद्र सिंह। मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन में। मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली लाइव क्लासेस का लिंक शेयर करता हूं। तो आपको अगर मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। इसमें कहता है कि गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, यूजर्स हैव फुल राइट टू इट। सॉरी, गवर्नमेंट डज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग व्हाट्सएप इंक्रिप्शन। अभी हम सबको पता है कि गवर्नमेंट और सोशल मीडिया के बीच टसल चल रहा है ओवर प्राइवेसी पॉलिसीज़। ठीक है, और 26 में, जो अभी 2 दिन पहले ही गया है, गवर्नमेंट ने फाइनल ऑर्डर दिया था सोशल मीडिया जायंट्स को कि, और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया कंपनीज़ को भी, कि आईटी रूल्स, जो नए आईटी रूल्स आए हैं 2021, उनको कंप्लाई कर लें, उनको अलाउ कर लें, उनको जो है अपने अप्लाई कर लें। और अगर उन्होंने न्यू आईटी रूल्स फॉलो नहीं करे तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो पहले तो ये देख लें कि न्यू आईटी रूल्स हैं क्या। न्यू आईटी रूल्स 2021 में आए थे और इसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। जब हम बात करते हैं इंटरमीडियरी गाइडलाइंस की, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का यहाँ पे मतलब होता है कि जो हमारा मीडिएटर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, तो आपका व्हाट्सएप इंटरमीडियरी। अगर आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक आपका जो है इंटरमीडियरी है। इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम इंटरमीडियरी। सिमिलरली डिजिटल मीडिया में अगर आप फॉर एग्जांपल रिपब्लिक मीडिया देखते हैं तो रिपब्लिक मीडिया आपका इंटरमीडियरी है। और अगर आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सच एज अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या और भी कोई एल्ट बालाजी टाइप, तो ये आपके जो हैं डिजिटल मीडिया के अंदर में आते हैं। इन न्यू जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है आईटी रूल 2021, इसके तहत क्या है कि जो सोशल मीडिया हैं, जो हमारे व्हाट्सएप मैसेंजर या फेसबुक मैसेंजर हो गए, उनको क्या करना है कि ओरिजिनेटर फाइंड करना है। इस जो भी पोटेंशियली हार्मफुल मैसेज है, गवर्नमेंट ने कहा है जो भी पोटेंशियली हार्मफुल मैसेज होगा इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, जो कि एंटी सोशल माना जा सकता है, उस बंदे को, व्हाट्सएप को या फेसबुक को आइडेंटिफाई करना है कि ये मैसेज किसने बना के आपका व्हाट्सएप के ऊपर फ्लोट किया है। तो दी ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज एट फर्स्ट प्लेस हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। साथ ही साथ जो मीडिया हाउसेस हैं आपके, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म है चाहे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, इनकी एक रेगुलेटिंग बॉडी होगी जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेंगे। और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि मीडिया में कुछ भी दिखाया जा रहा है, इट इज़ अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, इट इज़ अगेंस्ट एंटी इंडिया एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है व्हाट्सएप को, कि व्हाट्सएप का ऐसा कहना है कि अगर हम फर्स्ट ओरिजिनेटर को ढूंढने लगेंगे तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जो भी हम सब देखते हैं जानते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि सिर्फ जो मैसेज सेंडर है वो और जो मैसेज रिसीवर है वो, ये दोनों ही मैसेज पढ़ सकते हैं और तीसरा कोई बंदा, इवन दी व्हाट्सएप कंपनी, जो व्हाट्सएप कंपनी में काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, वो भी आपके मैसेज ना देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो व्हाट्सएप का ऐसा क्लेम है कि अगर हम न्यू आईटी रूल्स 2021 को फॉलो करते हैं तो ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है इसको हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा व्हाट्सएप ने कहा है, ऐसा व्हाट्सएप का क्लेम है। तो इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए, जो व्हाट्सएप है वो, या जो आपके सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स हैं, ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है, ये टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एंड दिस ऑल वर्क्स अपॉन सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म या पूरा का पूरा फेसबुक मैसेंजर प्लेटफॉर्म किसी एल्गोरिथम पे चल सकता है, तो ऐसा भी एल्गोरिथम या ऐसे भी कोड बनाए जा सकते हैं जिससे ये पता लगे कि ये पर्टिकुलर मैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस दिन भेजा गया था और किस बंदे के द्वारा भेजा गया था। एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू मेक अ न्यू सच कोड। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है, एंड विच आई बिलीव इज ऑल्सो करेक्ट। जब पूरा का पूरा आपका सोशल मीडिया ही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स पे चल रहा है, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वन मोर कोड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज और टू चेक द फ्रॉम वेयर दिस मैसेज हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये इतना भी टफ नहीं है। साथ ही साथ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि नो फंडामेंटल राइट इज़ एब्सोल्यूट
एंड फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं खासतौर से यूपीएससी की, उनको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके एब्सोल्यूट नहीं हैं. देयर आर रीजनेबल चेक्स, देर आर रीजनेबल लिमिट्स पुट अपॉन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. किसी गवर्नमेंट ने पुट नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ही जो है उनके ऊपर रीजनेबल चेक्स लगा रखे हैं. अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू या स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल लेंगे. देयर इज़ फंडामेंटल लिमिट ओवर इट, देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट ओवर इट. ठीक है, अगर आपके पास राइट टू, देखिए राइट टू स्ट्राइक तो है नहीं आपके पास, लेकिन लेट अस से कि आपके पास जो है राइट टू प्रोटेस्ट है, आपके पास प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू प्रोटेस्ट में आप, राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट करने के चक्कर में किसी और का फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब नहीं हो. जैसे कि अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल था फार्मर्स स्ट्राइक चल रहा है, या उससे पहले सीएए का स्ट्राइक था, एंटी सीएए स्ट्राइक. तो इसमें क्या इन्होंने दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जैम कर दिया और ट्रैफिक को जो है दूसरे रीरूट से जाना पड़ा, जिसमें जो है लोगों को काफ़ी टाइम का नुकसान हो रहा था. तो देखिए ये मेरे, अगर आपका फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है तो मेरा भी फंडामेंटल राइट है टू मूव फ्रीली. ठीक है, और मेरे फंडामेंटल राइट हैम्पर नहीं होने चाहिए. आपके चक्कर में या आपके स्ट्राइक के चक्कर में स्कूल बंद हो जा रहे हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हैम्पर हो रहा है, या आपके स्ट्राइक के चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी या कुछ समय के लिए दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया तो मेरा फंडामेंटल राइट टू यूज इंटरनेट बंद हो गया. तो आपके एक फंडामेंटल राइट के चक्कर में दूसरा जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो ये भी देखो, देयर आर सम रीजनेबल, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल समझाया आपको, अलग अलग फंडामेंटल राइट पे अलग अलग तरह की लिमिट्स हैं. ठीक है, तो नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. सो व्हेन व्हाट्सएप सेज दैट कि इट विल इन्फ्रिंज विद द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मतलब सब कुछ प्राइवेसी में आ जाएगा. देयर आर रीजनेबल चेक्स और हम उनको चेक करेंगे और बात करेंगे. ऑल्सो गवर्नमेंट ओनली वॉन्ट्स टू नो द ओरिजिनेटर हु ऑफ पोटेंशियली थ्रेटफुल मैसेज. गवर्नमेंट का कहना है हमें बस वो व्यक्ति चाहिए जो जिसने मैसेज बनाया. मान लीजिए आप सामने एक मैसेज आ जाता है कि कल को हड़ताल करनी है, जैसे हमारे एक सरजील इमाम साहब के नाम के आदमी थे जिन्होंने बोला हम चिकन नेक को अलग कर देंगे. अब ये मैसेज उन्होंने फ्लोट कर दिया व्हाट्सएप पे, अब पूरे व्हाट्सएप फेसबुक पे चला गया. ठीक है, तो इस मैसेज को ट्रेस बैक करना है, इसका डिजिटल जो है फुटप्रिंट चेक करके बस ओरिजिनल बंदे तक पहुंचना है. तो इसमें सारे देश के लोगों की एंड टू एंड इनक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी या हर किसी की चैट पढ़ ली जाएगी, ऐसा तो नहीं है. सिर्फ उस मैसेज, उस पे एक पर्टिकुलर मैसेज को ट्रेस बैक करना है. तो ये गवर्नमेंट का रिप्लाई था. तो व्हाट्सएप जो है फिर से जो है अपनी बातों में फंस गया है और गवर्नमेंट फिर यहाँ पे जो है इससे आगे निकल गया. एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप हैज़ टू कंप्लाई विद दी एंड विल कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स. एंड गवर्नमेंट का उल्टा, गवर्नमेंट का कहना है कि जो न्यू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है, न्यू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है. इसमें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में 2 बार बता चुका हूँ मैं कि जो न्यू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें इट विल कलेक्ट योर डेटा, फॉर एग्जांपल योर लॉगिन डिटेल्स, योर आपकी जो आप लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं उसको ये कलेक्ट कर लेगा. एंड देन व्हाट्सएप विल शेयर इट विद इट पेरेंट कंपनी, फॉर एग्जांपल फेसबुक, जो इसकी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर देगी. एंड देन दिस डेटा कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस दी मैनी जो है आपके बिहेवियर, इन्फ्लुएंस दी वोटर्स बिहेवियर, इन्फ्लुएंस दी कस्टमर बिहेवियर. ऑल्सो ये जो डेटा होगा इंडिया के सिटीजन्स का, इट विल बी स्टोर्ड इन अमेरिका. भाई इंडिया का डेटा आप इंडिया में स्टोर कीजिए ना. इवन दो इफ़ यू वांट टू हैव सच अ पॉलिसी, स्टोर इट इन इंडिया. व्हाई डू यू टेक इट बैक टू द अमेरिका? तो प्राइवेसी का इन्फ्रिंज कहाँ हो रहा है, जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है उसमें या जो इंडिया की नई पॉलिसी है उसमें. साथ ही साथ जो न्यू आईटी रूल 2021 आया उसमें ये आपका पूरा डिटेल में है कि किस किस प्लेटफॉर्म के लिए, किस किस सेक्टर के लिए क्या रूल्स हैं. एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा और ये आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा. ये एक और चीज़ है हमारे फॉर मीडिया हाउसेस, हमें बताई दिया मैंने आपको. एग्ज़ाम फोकस की टर्म्स हमें यहाँ पे देखना है. एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आईटी रूल 2021 देखना है. ये जो आईटी रूल 2021 है ये आईटी एक्ट 2000 के अंडर है. ठीक है, ये नया रूल बनाया है किस एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर. तो एक भी आपको ये एक्ट भी पढ़ना है. और साथ ही साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी ऑनलाइन डिजिटल प्राइवेसी, या ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में बात करती है. तो ये पढ़ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़
ये पिछले कुछ सालों से न्यूज़ में, जब से आपका आधार कार्ड बना है, द डेटा स्टोर बीइंग स्टोर्ड इन द आधार कार्ड ऑल्सो, अब तो ये व्हाट्सएप प्राइवेसी की बात आ ही गई है और इतना हाइप हो रहा है, तो इसका तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. Schools to waive fees of students who lost parent to COVID. See, this is one of the best news, and this is one of the, a good move, a good gestures by schools. Amidst the pandemic, there have been few schools who came out with a good gesture of such as waiving the fees of students who lost their parents due to COVID-19, and a school will sponsor such child full fees. School will sponsor such child's full fees up to class 12, ensuring that there is no break in his or her education due to financial burden or financial load. And this example of this school is Scottish High International School. जिस स्कूल का मूव था, the name of that school is Scottish High International School in Gurgaon. Okay, now there have been a point of contention between various schools. ठीक है, such schools are coming out with this good gesture, while other schools are arguing that we cannot waive off fees, whereas parents have been since 2020, parents have been arguing to please either provide a moratorium on these fees or waive these fees off, because the COVID has hit the economy very bad. So ये उनकी डिमांड थी, और इस चक्कर में with such moves by the school, there have been a point of debate between parents and schools. Parents are saying, see, there are various examples, and schools among themselves, schools have been fighting among themselves, यार you cannot do this, because of your actions we will be facing problems. तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है. While the arguments in favor of waiving the fees are that financial hurdles should not force child to leave studies. स्वाभाविक सी बात है, and I am in full support of this point कि फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल लोड या किसी की इकोनॉमिक दिक्कत जो है वो किसी बच्चे को पढ़ाई से वंचित नहीं करनी चाहिए. साथ ही साथ मैनी सिंस लास्ट 2020, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मैनी इधर लॉस्ट देयर जॉब्स, काफ़ियों की जॉब खो गई है, और दे आर रिसीविंग देयर सैलरी कट्स. ठीक है, कुछ की जो एक सैलरी कट के आ रही है, मे बी 20% 30% लो सैलरी आ रही है, और कुछ का तो यही नहीं पता है कि सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी, हम आज रात तक खाना खा भी पाएंगे या नहीं खा पाएंगे. इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, फॉर एग्जांपल आपका रेडी वाला, रिक्शा वाला, डेली अर्नर्स, या आपकी जो लेबर होती थी वो, एंड मे बी इन केस ऑफ सम न्यू स्टार्टअप्स, जिनका अभी स्टार्टअप ही था, जिन्होंने 2019 2018 में स्टार्टअप किया था, उनका बिजनेस ठप हो गया है. तो फॉर ऑल दोज पीपल, उनका जो है देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इनकम, सिंस इन दैट केस जो है इनका भी ये कहना है कि जो स्कूल की फीसेज हैं वो माफ़ कर दी जाएं, ताकि जो है बच्चों पे और पेरेंट्स पे इतना बर्डन नहीं आए. देर वाज एग्जांपल ऑल्सो जिसमें ये कहा गया था कि बच्चे के किसी पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, एंड फॉर ईच चाइल्ड दे हैव टू पे 10,000 रुपीज़ फॉर स्कूल बस फेयर. नाउ दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न. जब बसें चल ही नहीं रही हैं एंड दे आर स्टडिंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन classes are running on, so why they have to pay this 20,000 rupees extra in the fees? So this could be worked out, and this could be actually waived off or cut off from the total fees. तो ऐसे मूव्स होने चाहिए. ना आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ दिस मोशन कि स्कूल्स जो है वो फीस वेव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि स्कूल्स हैव टू पे द टीचर्स. दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट. स्कूल को टीचर्स को पे करना है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेंटेन करना है. ना सब में आर्ग्यू कि यार स्कूल तो चल नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है, खाली तो पड़ा है. ऐसा नहीं है भाई, बिल्डिंग तो खड़ी है ना, बिल्डिंग का कुछ तो कॉस्ट जाता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू भी होती है, और साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी जाता है. आप पंखे लगा रखे हैं स्कूल में, एसी लगा है स्कूल में, कंप्यूटर्स लगा है स्कूल में, वाईफाई लगे हैं स्कूल में, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हैं. दो दे आर नॉट रनिंग, स्टिल दे आर अकरिंग सम कॉस्ट, तो उसका पेमेंट जा रहा है. साथ ही साथ नॉन टीच, ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अभी स्कूल में जो आपका है जो लेबर, हेल्पिंग लेबर होती है, फॉर एग्जांपल आपके सफाई वाले या अदर्स जो पानी पिलाने वाले हैं, दो दे आर नॉट वर्किंग, तो उनकी सैलरी नहीं दी जा रही होगी, मे बी, ठीक है. बट अदर्स नॉन टीचिंग स्टाफ, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट जो बैठते हैं आपके स्कूल में, जो आपके स्कूल में काउंसलर्स बैठते हैं, उनकी तो उनकी तो सैलरी जा रही है ना. और साथ ही साथ क्या ये वाजिब है कि अगर स्कूल नहीं चल रहा है तो स्कूल में जो सफाई वाला था या स्कूल का जो गार्ड था, ये उसको निकाल दिया जाए या उसको सैलरी ना दी जाए, ये कह के कि पेंडेमिक चल रहा है? क्या ये कहीं तक वाजिब है? आप खुद सोचिएगा और मुझे बताइएगा. तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट है. और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इन दिस मैनर स्कूल विल रन
हाउ स्कूल विल रन एंड हाउ विल स्टाफ सर्वाइव, अगर वो जो है बच्चों की फ़ीस माफ़ करते रहेंगे। चलो ये तो समझ में आता है कि कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स ख़त्म हो गए हैं उनकी फ़ीस वेव ऑफ कर सकते हैं किसी हद तक, ठीक है। लेकिन सारे के सारे पेरेंट्स, क्योंकि कोविड ने तो ना सिर्फ पेरेंट्स को, कोविड ने तो खुद स्कूल वालों को भी तो हैम्पर किया है। जो स्कूल में टीचर है, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, वो भी तो किसी का पेरेंट है ना। उनका भी तो नुकसान हो ही रहा है ना, उनके भी तो बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कोविड स्पेसिफिकली पेरेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के पेरेंट्स को ही आके लगाए, राइट। तो हाउ स्कूल विल रन, हाउ स्टाफ विल सर्वाइव, so the arguments both in against and in favor are very strong. Now it's up to you how you write the answer in the conclusion. It's up to the government and what they will decide and how the new ruling will come out. इसी से रिलेटेड जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि द सिचुएशन इन डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट और इट विल टेक अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस टू सॉल्व एवरी पर्सनस प्रॉब्लम। ये लास्ट ईयर 2020 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जब बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर राज्य में अलग अलग है, ठीक है। तो क्योंकि कहीं कहीं पे ना पंजाब और हरियाणा में तो फीस बढ़ा भी दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में बोला था कि आप जाइए और पंजाब और सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल कीजिए। हम उस केस को देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कैसे बढ़ा दी, इस केस को तो हम देख सकते हैं। लेकिन हम एक नोटिस निकाल के ले आए, इट विल टेक अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस, कि एक रूल निकाल दें कि हर स्टेट में जो है फ़ीस इससे ज़्यादा नहीं होगी या फ़ीस बंद हो जाए। ये कहना कहीं तक इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो पिटिशनर जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाएं और अपनी स्टेट गवर्नमेंट से बात करें एंड दे विल डिवाइस सम रूल आउट ऑफ इट, सम फॉर्मूला आउट ऑफ इट। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। बिहार रूलिंग गवर्नमेंट जो थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो बिहार रूलिंग गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरवीन इन दिस मैटर बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटरनल रिसोर्स टू फंड फंक्शनिंग, ठीक है। ये तो बिहार गवर्नमेंट ने मुझे लगता है कि अपना पल्ला ही झाड़ लिया, ठीक है। अगर उनके अपने सिस्टम हैं प्राइवेट स्कूल के मैनेज करने के और उनके अपनी फंडिंग के सोर्सेस हैं, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन आप गवर्नमेंट हैं, आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए हैं, तो ऐसे तो फिर आप जो है मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, आप मेरे खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। ऐसे तो हर इंस्टीट्यूट ये कह सकता है कि हमारे अपने रूल हैं। दे आर नॉट ऑटोनोमस, दे हैव डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम यू। आप उनको अथॉरिटी देते हैं वर्क करने के लिए, कल को आप उनका लाइसेंस लें जो है रद्द कर सकते हैं। इसीलिए ये रूलिंग कहीं ना कहीं तक गलत है। अब ये दोनों आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, फेवर और अगेंस्ट आर्गूमेंट मैंने बता दिया। दिस क्वेश्चन कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर आंसर राइटिंग एंड एसे, ठीक है। और इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट एंड सेंटर्स कैन ऑफर रिलीफ। देखो अभी के लिए एट प्रेजेंट कोई वन कहते नहीं है कि वो वन शू फिट ऑल, तो ऐसा तो कोई रूल दिखता नहीं है, ऐसा तो कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। तो अभी के लिए जो गवर्नमेंट कर सकती है दैट दे कैन ऑफर रिलीफ इन डिफरेंट स्लैब्स और डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा एंड पेरेंट्स के द्वारा। एग्जाम फोकस की टर्म्स, एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ना है, ऑफकोर्स यूपीएससी में नहीं आएगा लेकिन इट कैन कम इन एमटीएस एंड अदर स्मॉल एग्जाम्स या स्टेट आपका स्टेट ट्रिपल एस में। और जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। फिर आपको पढ़ना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर आई थी, और आपको राइट टू एजुकेशन विच इज़ फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21A। और राइट ये तो देखो आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। दिस केम राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इन 2009, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आया था 2009 में। ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। केरला हाई कोर्ट नलीफाइज 80:20 माइनॉरिटी स्कीम फॉर मुस्लिम क्रिश्चियंस। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग सा है। केरला ने क्या करा, केरला गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है ना स्टूडेंट्स को, उसमें क्या करा है कि क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्रिश्चियंस की मेजोरिटी थोड़ी कम है, तो उन्होंने क्या करा जो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम आती है ना, क्योंकि अच्छा मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों माइनॉरिटी हैं हमारे देश में, तो 80% ऑफ द लेटेस्ट एग्ज्यूम की 100 रुपये की आपकी स्कॉलरशिप आती है, तो 80 रुपये जो है मुस्लिम्स को दी जाएगी और 20 रुपीज़ जो है क्रिश्चियंस को दी जाएगी। ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक वाजिब है? दिस इज़ टोटली नॉनसेंस टॉक। लेटेस्ट एज्यूम कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज में, लेटेस्ट एज्यूम कि वो 100 रुपये कॉलेज के स्टूडेंट को जाए थे, और कॉलेज में जो है आपके जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ज़्यादा हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स कम हैं।
अब उन ज़्यादा बच्चों में 20 रुपये बंटने और कम बच्चों में 80 रुपये बंटने, ये कहीं तक वाजिब है? बताइए। साथ ही साथ केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो इस आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी वो बेस्ड ऑन मेरिट दी जाएगी। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा और जो फाइनेंशियली वीक होगा उसको ही स्कॉलरशिप मिले और उतनी ही मिले जितने का वो हकदार है। इस तरीके का कोई भी डिवीज़न नहीं हो। इस तरह का जो डिवीज़न है ये आपका जो हमारा फेडरलिज्म है उसको हैम्पर करता है, और जो सेक्युलरिज्म फैब्रिक है हमारे इंडिया को उसको जो है हैम्पर करता है। साथ ही साथ वाई ओनली माइनॉरिटीज़, वाई नॉट मेजॉरिटी? हिंदू क्यों नहीं? हिंदुओं को क्यों नहीं देना चाहिए, माइनॉरिटी क्यों? ये भी हाई कोर्ट ने बोला और ये मेरा भी सवाल है। ठीक है, तो इस न्यूज़ आर्टिकल में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन था तो मैंने आपके लिए पुटअप कर दिया है यहाँ सामने कि ऐसा भी देश में हो रहा है। इससे रिलेटेड हमारे पास पढ़ने के लिए जाता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 29 जो कि बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 बोल रहा है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एक बार आपको ये भी एग्ज़ाम के लिए देख लेना है। और कुछ अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम्स याद कर लें, फॉर एग्जांपल आपका PRS लैंप स्कीम, PRS लैंप स्कॉलरशिप देता है, या आपका जो है नेहरू स्कॉलरशिप है। अगर आप ऐसे भी कुछ स्कीम स्कॉलरशिप के नाम याद कर लें तो एग्ज़ाम में लिखने में अच्छा होता है और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। कमलनाथ सेज इंडिया बदनाम बिकॉज ऑफ वायरस, बीजेपी हिट्स बैक। अच्छा, कमलनाथ हमको पता है कि एक्स CM रह चुके हैं आपके MP मध्य प्रदेश के, तो इन्होंने बोला कि जो इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस है वो उसने पूरे दुनिया में इंडिया को बदनाम कर दिया है। ठीक है, अब ये कहाँ ऑफकोर्स है बीजेपी हिट बैक करेगी, बीजेपी रिप्लाई करेगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, मैं मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक जो कोविड-19 वायरस है उसको अभी तक चाइना वायरस या चाइनीज़ वायरस नहीं बोला, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने बोला है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड इस पर वेरी क्लियर कट है कि ये जो वायरस है और इससे हमें टैकल करना है। ठीक है, चाइना से हो सकता है चाइना से निकला हो, लेकिन ये चाइनीज़ वायरस देख के उन्होंने ऐसा कुछ इसको जो है नोटिफाई आइडेंटिफाई नहीं करा है। तो साथ ही साथ जब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो अगर ठीक है वायरस है, हम जानते हैं वायरस कीप्स ऑन म्यूटेटिंग, ये भी सही बात है, नए नए फॉर्म बनते रहते हैं, ये कहना कि ये इंडियन वायरस है ये कहाँ तक वाजिब होता है? जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं? आप तो खुद इंडियन वायरस कह के पूरी दुनिया में अपनी बदनामी कर रहे हैं। आपको तो उल्टा जो है देश के इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए। केजरीवाल साहब कुछ दिन पहले सिंगापुर वेरिएंट की बदनामी कर रहे थे, कह रहे थे कि सिंगापुर एक नया वेरिएंट है वो इंडिया में आएगा और उससे जो है इंडिया के बच्चों को नुकसान होगा। आप सिंगापुर वेरिएंट कह के सिंगापुर के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ने उन्होंने ये कह दिया कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन वेरिएंट कितना खतरनाक है, वो तो फर्स्ट वेरिएंट था कोविड-19 वायरस, सार्स कोविड-19 वायरस का, उससे भी खतरनाक है। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते तो उल्टा केजरीवाल जी ने अपनी भी बेइज्जती कराई और इंडिया की बेइज्जती करवा दी। जब इंडियन गवर्नमेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्लियर है तो ये जो नेता है ये क्यों अपनी राजनीतिक रोटी पकाने के लिए जो है इंडिया की बदनामी करा रहे हैं पूरी दुनिया में? इसके ऊपर बात आती है कि कुछ समय पहले न्यूज़ में था कि जो हमारे मिनिस्टर्स इलेक्ट होके जाते हैं पार्लियामेंट में, उनका जो है कुछ 2 महीने के लिए जो है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उनको ट्रेन किया जाएगा कि व्हाट दे हैव टू स्पीक ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट दे डोंट हैव टू। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी एथिकल क्लास होगी या मॉरल क्लास ली जाएगी, जिससे उनको ये पता लगे कहाँ क्या बोलना है। कुछ समय पहले का एक एग्जांपल देता हूँ, राजनाथ सिंह हमारे किसी प्लेटफॉर्म पर ये बोला है कि जो है हम तो लद्दाख में तैयार खड़े हैं और चाइना से हम जो है 2-2 हाथ ले सकते हैं। चाइना ने इसको पकड़ लिया और फ़ौरन जो है अपनी वहाँ आर्मी भेज दी और वहाँ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है खड़ी कर दी। लाइक सीरियसली ये कहने की क्या ज़रूरत थी आपको? कभी आपने सुना है चाइनीज़ मिनिस्टर्स का या चाइनीज़ ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट? ठीक है, देखिए मैं बात ये नहीं कर रहा कि वो पॉइंट आउट करते इंडिया को, हम बात कर रहे हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल बिहेवियर्स, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स को बिहेवियर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वो समझने वाली बात है। और ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो है गवर्नमेंट को जो है इंडियन सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। UNGA's president's remark on Kashmir unacceptable।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हमारे प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जिनका नाम है वोल्कन बॉजकीर, उन्होंने अभी पाकिस्तान में एक मीटिंग करी, पाकिस्तान गए थे वो, और पाकिस्तान में जाके उन्होंने बोला कि जो कश्मीर इशू है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इज़राइल पैलेस्टीन इशू, ये कश्मीर इशू इज़ वेरी सिमिलर टू इज़राइल पैलेस्टीन इशू। और भैया मतलब कहीं से कहीं तक कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, इज़राइल पैलेस्टीन का अलग इशू है, कश्मीर का अलग इशू है। आप पाकिस्तान में जाके ऐसा बायस्ड जो है वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं? और ये भी उन्होंने तब बोला है जब उनको पाकिस्तान में बुला के पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान दिया गया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा। आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस समय कौन है। साथ ही साथ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अभी तो कुछ हमने पढ़ा था कि जो है एंटोनियो गुटेरेस यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ये वोल्कन बॉज की प्रेसिडेंट कैसे हो गए? देखिए, जो पूरा यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सचिव हैं, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तो एंटोनियो गुटेरेस हैं आपके पूरे यूएन के, ठीक है, पूरे यूएनओ के। और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो आपकी जनरल असेंबली है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो आपका वोल्कन बॉजकीर साहब हैं। अच्छा, एक बहुत बढ़िया जानने वाली बात यह है कि यूएन की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ना यूएन जनरल असेंबली की, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये इंडियन थी, और ये इंडिया की इकलौती थी, मेल और फीमेल तो छोड़ दीजिए, ये इंडिया की इकलौती ब्यूरोक्रेट थी जो यूएन जनरल असेंबली की आज तक प्रेसिडेंट बनी है, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यूएनजीए की विजय लक्ष्मी पंडित थी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस तरह का बयान देना जो खुद उनके चार्टर में, यूएनओ के चार्टर में, यूएनजीए के चार्टर में लिखा हुआ है कि इस तरह का बायस्ड डिसीजन या इस तरह का बायस्ड वर्डिक्ट देना जो है इसके खिलाफ है, ये गलत है यूएन जनरल असेंबली के चार्टर के खिलाफ, ये कैसे दे सकते हैं? साथ ही साथ जब इनको जानकारी ही नहीं है, इनको पढ़ना चाहिए। सच अ वर्डिक्ट फ्रॉम सच अ बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड वेरी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इंडिया जो है अब चाहे तो इनके ऊपर केस कर सकता है यूएन में, और चाहे तो इनको हटवा भी सकता है। देखते हैं इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रिप्लाई बैक करता है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम फोकस की टर्म हो जाता है हमारे लिए, वो हो जाता है कि यूएन का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कि यूएन के अंदर कितनी बॉडीज आती हैं। एक तो यूएन जनरल असेंबली हो गई, एक आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, फिर उसके बाद आपके जो है बैंकिंग सेक्टर से कौन कौन सा आता है, ये भी आपको एक बार पढ़ना है और देखना है। ये भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोथ फॉर एसएसबी इंटरव्यूज़ एंड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, बोथ प्रीलिम्स एंड मेन। नो कॉन्सेंसस इन जीएसटी काउंसिल ऑन रेट फॉर वैक्सीन अमिड सेंटर अपोजिशन रिफ्ट। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारी जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल हम सबको पता है कि जब 2017 में जीएसटी लाया गया था तो एक काउंसिल बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी कमेटी, जिसका काम ये था कि जो भी स्टेट्स को लॉस हो रहा है वो सारा पैसा सेंटर जो है स्टेट्स को रिटर्न करेगा अपना लॉस रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ये मीटिंग हुई थी, इसमें लास्ट ईयर डिसाइड किया गया था कि इसको पहले ही 3 साल के लिए टाइम लिमिट था कि 3 साल तक गवर्नमेंट देगी, फिर लास्ट ईयर 2020 में इसको बढ़ा के 2 साल और कर दिया गया। अब ये 2020 तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी कंपनसेशन देगी। सिटीज़ पुअर वेट फॉर फूड एंड सीएम स्कीम टू रीच दैम। यहाँ पे अच्छा इसमें साइड में बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी द्वारा लोगों को रिलीफ मिल रहा है फूड का, वो 90% तक बेनिफिशियरीज की मिल चुका है। तो ये तो इस आर्टिकल में था, साथ ही साथ ये द हिंदू का एक आर्टिकल था, उसमें एक पीस आया था, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। इसमें कहा है कि पिछले महीने वो अपने बच्चे, ये कोई व्यक्ति हैं, ये अपने बच्चे को जो है मिल्क नहीं पिला पाए, दूध नहीं पिला पाए, जो कि कुल 18 महीने का है, कुल 1.5 साल का बच्चा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बढ़िया बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और ना सिर्फ ये खाली फूड बांटते हुए, फूड तो देखिए और भी एनजीओज और अदर ऑर्गेनाइजेशन बांटती हैं, अफ्रीका में, अमेरिका में, लेटिन अमेरिका में, अलग अलग जगह, ठीक है। लेकिन ये ना सिर्फ फूड और हंगर को टारगेट करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी टारगेट करता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, 2020 में हंगर वॉच रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि इस कोरोना के चलते तहत 27% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट द इनकम। जितने लोगों का इन्होंने जो है सर्वे किया था, इन्होंने 5000 लोगों का सर्वे किया था, उन 5000 में से 27% लोगों का तो इनकम सोर्स ही ख़त्म हो गई है, वो अब बेरोज़गार हो गए हैं।
साथ ही साथ 40% लोगों का ये कहना था कि खाना ही मिल जा रहा है हमको, वो बहुत बड़ी बात है, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो छोड़ ही दीजिए, फिलहाल तो हम खाने पे ही फोकस कर रहे हैं। और बच्चे में 46% लोगों का ये कहना था कि हमें जो है दिन में एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ रहा है। सोचिए कितनी भयावह कंडीशन है। अगर 5,000 लोगों का ये हाल है, 5,000 लोगों का सर्वे किया गया था, तो देश का कितना बुरा हाल होगा ये आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट हो जाती है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में या एस्से में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल में ये बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम उन सभी लोगों को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आइडेंटिफाइड हैं, उन लोगों को 5 किलो फूड और फ्री राशन देंगे फॉर मई एंड जून 2021, यानी अभी मई चल रहा है और जून एंड तक 30 जून तक जो है वो फ्री ऑफ 5 kg ऑफ फूड हर उस व्यक्ति को देंगे जो NFSA के तहत आइडेंटिफाइड है। इस आर्टिकल में एक और बहुत बढ़िया, क्योंकि बात यहाँ पे आंगनवाड़ीज़ की आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी और जो आशा हैं, दे आर दी रूट ऑफ हेल्थ इंडियन हेल्थ सिस्टम, और इनके बिना जो हमारे पूरा सिस्टम है कोलैप्स हो जाए। क्यों? क्योंकि ये घर घर जाके जो है या तो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाती हैं, या घर घर जाके बच्चों को जो है उनके लिए कुछ राशन प्रोवाइड कराती हैं। आजकल तो क्रैच सिस्टम और डे केयर सिस्टम भी आंगनवाड़ी में शुरू हो गया है कि जो महिलाएं काम पे जाती हैं, जो महिलाएं लेबर हैं वो, या जो महिला काम पे जाती हैं, वो आंगनवाड़ी में अपने बच्चे छोड़ के चली जाएं। तो ये सिस्टम भी जो है आंगनवाड़ी में स्टार्ट कर दिया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो ये जो आशा ताई होती हैं, ये जाके बच्चों की जो औरतों की जो है डिलीवरी करवाती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई शुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड फैक्टर। इनके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज़। नीड ऑफ द आवर, अभी की क्या ज़रूरत है हमारी? अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारा PDS है इसको बढ़ा दिया जाए। PDS को बढ़ाने, कवरेज ऑफ द PDS बढ़ा दिया। इसका जब मैं कवरेज ऑफ PDS की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है कि अभी जो हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं वो 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं, 2011 का। अब इसके तहत जो है पिछले 11 साल में, वैसे इस साल सेंसस होना था पर अभी हो नहीं रहा है, फिर भी ये मान के चला जाता है कि पिछले 11 साल में या 10 साल में जो बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे, जिनका पहले राशन कार्ड नहीं था वो नए राशन कार्ड में जुड़े होंगे, जो नए पैदा हुए हैं वो नए मेंबर जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइम टू टाइम ये जो डेटा है हमारा ये अपडेट होता रहना चाहिए। साथ ही साथ मनरेगा में नया और फंड देना चाहिए। ठीक है, जो लेबर वर्क कर रही है हमारी, उसको मनरेगा के तहत थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि इंडिया ने जो है इस साल, हम सबको पता है, अभी न्यूज़ ही में था हाल ही में, कि इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमने जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर लिए वीट एंड राइस के। तो सिर्फ 2 महीने ही क्यों, 1 साल तक हमें जो है फ्री फूड राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, 1 साल तक। क्योंकि ये जो देखिए आपका लॉकडाउन भले ही आज बंद हो जाए, लेकिन ये जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हुई है ना, जो इकोनॉमिक सेटबैक हुआ, ये 1 साल, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को अगर इतना फूड हमारे पास अवेलेबल है तो जो है 1 साल तक खाना लोगों को फ्री में देना चाहिए। साथ ही साथ ये मेरा खुद का सजेशन है, वे फॉरवर्ड में आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको आंसर राइटिंग में, ये ऐसे में, ये मेरा खुद का सजेशन है कि अगर PDS लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और हमको ये भी पता है कि PDS की जो रीच है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स तक है, तो हम सिर्फ खाना ही क्यों, हम सिर्फ राशन ही क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, गेहूँ चीनी ही या मिट्टी का तेल ही क्यों दे रहे हैं? हम जो है कपड़े प्रोवाइड करा दें, हम जो है मिल्क भी प्रोवाइड कराने लगे, हम जो दवाइयाँ देने लगे। अब आप कहेंगे सर दवाइयाँ तो मिलती हैं, तो देखिए दवाई हर राज्य में नहीं मिलती, हर PDS पे नहीं मिलती, वो कहीं कहीं मिलती है, वही स्पेसिफिकली टाइम पीरियड पे दी जाती है जब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप दूध तो दे सकते हैं ना, दूध की प्रॉब्लम तो आ रही है ना, आप दूध दे दीजिए, क्लोज दे दीजिए। ठीक है, फिर इसमें एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि सर दूध तो वैसे ही देश में पूरा नहीं, कैसे दिया जाएगा? अरे मिल्क पाउडर दे दीजिए, मिल्क पाउडर तो 1:10 के रेशियो में काम करता है। 1 किलो मिल्क पाउडर 10 लीटर पानी मिलाइए, 10 लीटर आपका दूध तैयार हो गया। ठीक है, 1:10 के रेशियो में मिल्क पाउडर काम करता है। मिल्क पाउडर दे दीजिए, मिल्क पाउडर तो दूध से ही मिल्क पाउडर बनाया जाता है, उसको दे दीजिए, कम से कम दूध तो दे दीजिए। इन बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए दूध, बाहर से दूध नहीं आ पा रहा है, पैकेट का दूध या दूध नहीं ला पा रहा, उनको तो ये मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से हम PDS का जो है स्कोप है, या जो PDS का स्पेक्ट्रम है या सेक्टर है, वो बढ़ा सकते हैं। और PDS कैन एक्चुअली, PDS एंड बोथ आंगनवाड़ी एंड आशास, अगर हम इनको इंटरलिंक कर दें तो दे कैन एक्चुअली बी वंडरफुल सेटअप, हेल्थ केयर सेटअप एंड वंडरफुल फूड सिक्योरिटी सेटअप इन दी वर्ल्ड। ये मेरा सजेशन है।
और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम फोकस कीटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ऑफ कोर्स, आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ना है, अंत्योदय अन्न योजना पढ़ना है, और ICDS प्रोग्राम भी आपको पढ़ना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डाउरी दैट्स वाइडेंड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका IPC इंडियन पिनल कोड सेक्शन 304B बात करता है वो डाउरी रिलेटेड डेथ के बारे में बात करता है। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इसमें डेफिनेशन ये कहती है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजर्स विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज, soon before her death she was subject to cruelty of harassment by her husband or relative or husband, so such a person shall in connection of dowry such a person shall be punished imprisoned। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया में हर एक दिन में 21 डेथ होती हैं डॉरी से रिलेटेड, 21 डेथ, सच हाई नंबर। साथ ही साथ इंडिया जो है दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जो डॉरी रिलेटेड डेथ्स में। कहीं तो हम नंबर 1 है, और हैं भी तो कितनी गलत जगह हम नंबर 1 है। और इस जो डॉरी रिलेटेड डेथ में है, इनमें जितनी भी FIR लिखाई जाती है उसमें खाली 37% लोगों को ही सज़ा होती है। बाकी के जो हमारे 63% लोग हैं वो फ्री रह जाते हैं, छूट जाते हैं। और ये सारा का सारा डेटा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 का, तो आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ आउटलेट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अभी तक के हमारे पुराने जज रहे हैं उन्होंने क्या करा है कि इस डेफिनेशन को लिटरल ले लिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी मीनिंग समझिए। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग में क्या होता है, देखिए अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा है सून बिफोर डेथ, यानी कि कोई औरत है जिसको डॉरी के कारण मार दिया गया तो उसकी मौत से कुछ समय पहले, सून बिफोर डेथ। अब इस सून बिफोर डेथ में क्या 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले की बात की गई, ये डिफाइंड नहीं है। तो जजेस का एक वेरी लिमिटेड व्यू रहा है आज तक, हाई कोर्ट के जजेस का बहुत, या आपके सेशन कोर्ट के जजेस का बहुत लिमिटेड व्यू रहा है कि 1 दिन 2 दिन पहले तक या 1 दिन पहले तक ही मानते हैं, कुछ घंटे पहले तक मान लेते हैं किसी किसी केस में तो, कि बहुत प्रताड़ना हुई होगी, मारा पीटा होगा, तो तभी ये डॉरी केस बनता है। अन्यथा जो है वो जो व्यक्ति होता है वो छूट जाता है, वो परिवार छूट जाता है। तो ये जो आपका सून बिफोर डेथ का जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है आपका जो स्कोप है इसको बड़ा कर, ये भी समझना पड़ेगा कि ये मेंटली डिप्रेस्ड रही है या परेशान रही, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सून बिफोर डेथ का मतलब कुछ घंटे पहले या 1 दिन पहले नहीं है। यहाँ से इसको थोड़ा आपको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, आपको सारे लिंक जोड़ने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि कोई औरत वाकई में परेशान थी और उसको परेशान किया जा रहा था, जिस कारण से उसके कुछ समय बाद इन लोगों ने मार के उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 7 years ऑफ मैरिज लिखा है तो ये भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है कि साथ क्या पता किसी औरत का जो 10 साल बाद उसको मार दें दहेज को लेके, 10 साल तक झेलते रहें, तो क्या उन लोगों को सज़ा नहीं होगी डॉरी केस के अंदर इस IPC के तहत? तो ये भी हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब हम कभी बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, डॉरी रिलेटेड केसेस के ऊपर, तो हमारे पास जो वुमेन है उनके कौन कौन से राइट इन्फ्रिंज होते हैं वो है, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हिंडर्स देयर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 19 वेरियस फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 14 दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। ये सारे वुमेन के हिंडर होते हैं, इन्फ्रिंज होते हैं, और इनको अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आप फेच कर सकते हैं। तो ये था आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, और आपके जो भी सजेशन हो वो कृपया मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।